नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में जहांगीर के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त की थी। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शाहजहां। तो दोस्तों, आज हम लोग शाहजहां के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शाहजहां हमारे सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो 1627 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1658 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, 1627 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1658 ईस्वी तक शासन किसने किया? तो शाहजहां ने किया। शाहजहां का दोस्तों जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ। और शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। और शाहजहां के पिता का नाम क्या था? तो जहांगीर था। दोस्तों, शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था और इसके बचपन का नाम दोस्तों तो खुर्रम था। दोस्तों, ये जगत गोसाई कौन थी? तो हमने आपको जब जहांगीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जगत गोसाई दोस्तों मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। और इनका दोस्तों अन्य नाम क्या था? तो जोधाबाई। इनका अन्य नाम क्या था? जोधाबाई। ये दोस्तों हमने आपको जब जहांगीर पढ़ रहे थे हम लोग तब हमने आपको बताया था दोस्तों। तो जगत गोसाई मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी और दोस्तों इनका अन्य नाम क्या था? तो जोधाबाई था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शाहजहां के शासनकाल को। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहां का जो शासनकाल था उसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है और इसके ऑप्शन भी दोस्तों इस तरीके से होते हैं कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। ऑप्शन होते हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब, इस टाइप से। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड था उसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और अगर जहांगीर के टाइम पीरियड को बात करें तो जहांगीर का जो शासनकाल था उसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और दोस्तों, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह। दोस्तों, खुर्रम अभी हमने आपको बताया कि ये शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। दोस्तों, ये आसफ खां कौन था? ये आसफ खां कौन था? तो हमने आपको बताया दोस्तों था कि जो मिर्जा गयास बेग दोस्तों ये कौन था? तो मेहरुन्निसा का पिता। और ये दोस्तों आसफ खां जो था ये मिर्जा गयास बेग का पुत्र या मेहरुन्निसा का भाई था। और मेहरुन्निसा को दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना गया है? तो मेहरुन्निसा को दोस्तों नूरजहां के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों ये नूरजहां का भाई आसफ खां था और आसफ खां के पिता का नाम दोस्तों मिर्जा गयास बेग था। और दोस्तों मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दोस्तों दी थी। और ये दोस्तों मेहरुन्निसा के पति का क्या नाम था? तो अली कुली बेग था। उसकी हत्या करके फिर दोस्तों मेहरुन्निसा से जहांगीर ने शादी की थी। ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत विस्तृत तरीके से बताया था दोस्तों। तो ये आसफ खां आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, मिर्जा गयास बेग का पुत्र और मेहरुन्निसा या नूरजहां का भाई था। और दोस्तों इसी की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से खुर्रम या शाहजहां का विवाह हुआ। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी या मुमताज महल की उपाधि प्रदान की। दोस्तों, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी और शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मल्लिका ए जमानी या मुमताज महल की उपाधि प्रदान की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 7 जून 1631 ईस्वी को 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों 7 जून 1631 ईस्वी को
14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। इसमें से केवल 7 बच्चे ही जीवित बचे थे दोस्तों। इसमें से केवल 7 बच्चे ही जीवित बचे थे। और ये 7 बच्चे कौन थे दोस्तों? तो इनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो दोस्तों ये जहांगीर के जो 7 बच्चे थे यही जीवित बचे थे। इनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। दोस्तों ये 4 पुत्र और 3 पुत्रियां कौन थे? तो पहला दोस्तों ये दारा शिकोह, शाहजहां का और अर्जुमंद बानो बेगम का पुत्र दारा शिकोह। दूसरा औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 4 पुत्र थे दोस्तों शाहजहां के। और 3 पुत्रियां कौन थी? तो जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। तो दोस्तों पुत्र कौन थे? तो दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। पुत्री जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1631 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। तो दोस्तों कब ताजमहल का निर्माण किसने और कब कराया? तो 1631 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। और दोस्तों ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दोस्तों उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किसने? तो उस्ताद ईसा ने दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं ताजमहल का निर्माण करने वाला दोस्तों मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। दोस्तों रूपरेखा किसने तैयार की? तो उस्ताद ईसा ने। मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं मयूर सिंहासन। दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया और इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। दोस्तों ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मयूर सिंहासन का दोस्तों कौन था मुख्य कलाकार? तो बेबादल खां। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, और ऑप्शन हमारे ऐसे होते हैं बेबादल खां, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखना कि उस्ताद ईसा ने क्या किया था। तो ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। और ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मयूर सिंहासन का दोस्तों मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खां था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं बादशाह के सिंहासन के पीछे। दोस्तों ये जो मयूर सिंहासन था उसी के पीछे, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। दोस्तों अभी आपको हम बताएंगे कि पितरादुरा क्या है ये। तो पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो दोस्तों ये जो पितरादुरा का बना हुआ श्रृंखला जो बनाई गई थी मयूर सिंहासन में, इसमें किस देवता की मूर्ति है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्फियस। और ये तो दोस्तों ये कौन है? तो यूनानी देवता हैं और इन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं ताजमहल में लगे सफ़ेद संगमरमर। दोस्तों ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों को मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। ताजमहल में दोस्तों जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं उनको मकराना राजस्थान से मंगाया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं मुगल काल में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कहाँ किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में दोस्तों, हुमायूं के मकबरे में। और उसके बाद दोस्तों पितरादुरा शैली का प्रयोग करके बनाई गई पहली इमारत कौन थी? तो दोस्तों पितरादुरा शैली का प्रयोग करके बनाई गई पहली इमारत कौन थी? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो इत्मातुद्दौला का मकबरा। दोस्तों इत्मातुद्दौला का मकबरा पितरादुरा शैली का प्रयोग करके बनाई गई पहली इमारत थी। दोस्तों ये इत्मातुद्दौला कौन था? तो नूरजहां के पिता का नाम इत्मातुद्दौला था। नूरजहां के पिता का नाम इत्मातुद्दौला था। तो इन्हीं का दोस्तों जो मकबरा है वो पितरादुरा शैली का प्रयोग करके बनाया गया पहला मकबरा या पहली इमारत थी। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1632 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन अभियान पर गया। दोस्तों 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया, जहां इसे एक हीरे का व्यापारी मीर जुमला। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्कन अभियान पर इसे
कौन सा हीरे का व्यापारी मिला? तो मीर जुमला। इसी के द्वारा दोस्तों शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया। मीर जुमला ने ही दोस्तों शाहजहां को 1636 ईस्वी में कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बाद दोस्तों इसी कोहिनूर हीरे को शाहजहां ने अपने सिंहासन मयूर सिंहासन में लगवाया। तो ये जो कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने दोस्तों शाहजहां को गिफ्ट किया, इसी कोहिनूर हीरे को शाहजहां ने अपने सिंहासन मयूर सिंहासन में लगवाया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो 1638 में दोस्तों शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखते चलना, क्योंकि अभी दोस्तों जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों शाहजहां और मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं आगरा की जामा मस्जिद। दोस्तों आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने दोस्तों आगरा की जामा मस्जिद, बहुत ध्यान देना दोस्तों, कहाँ की जामा मस्जिद है? तो आगरा की जामा मस्जिद। किसने निर्माण कराया? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण शुरू कराया। कब शुरू कराया? तो 1638 ईस्वी में। किसका निर्माण शुरू कराया? तो लाल किले का निर्माण किसने शुरू कराया? तो दोस्तों शाहजहां ने। लाल किले की दो महत्वपूर्ण इमारतें दोस्तों दीवाने आम और दीवाने खास है। दोस्तों दीवाने आम और दीवाने खास ये लाल किला में की दो महत्वपूर्ण इमारतें हैं दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं जब लाल किला का निर्माण हो रहा था दोस्तों, जब लाल किला का निर्माण हो रहा था तब उत्तर भारत की सूबेदारी दारा सिकोह संभाल रहा था। दोस्तों अभी हमने आपको शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी उनके बारे में बताया और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। और दोस्तों जब लाल किले का निर्माण हो रहा था तब उत्तर भारत की सूबेदारी कौन संभाल रहा था? तो दारा सिकोह। ये कौन था दोस्तों? तो शाहजहां का पुत्र था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि शाहजहां उत्तर भारत की सूबेदारी संभाल रहा था दोस्तों। और औरंगजेब दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र अहमदनगर की सूबेदारी दोस्तों औरंगजेब संभाल रहा था। और बंगाल की सूबेदारी दोस्तों बंगाल की सूबेदारी शाह सूजा के पास थी। और गुजरात की सूबेदारी दोस्तों ये मुराद बख्श संभाल रहा था। तो दोस्तों ये बहुत ध्यान से देख लेना कि उत्तर भारत की सूबेदारी दारा सिकोह और अहमदनगर महाराष्ट्र की सूबेदारी औरंगजेब और बंगाल की सूबेदारी दोस्तों शाह सूजा और गुजरात की सूबेदारी मुराद बख्श संभाल रहा था। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं शाहजहां के पुत्रों में दोस्तों ये शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उन 4 पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था दोस्तों। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका कॉलेज की मरम्मत करवाई। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका कॉलेज की मरम्मत करवाई दोस्तों। उसके बाद आगे 1657 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार हुआ दोस्तों तो इसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को घोषित कर दिया। तो दोस्तों 1657 ईस्वी में शाहजहां जब बीमार हुआ तो इसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को घोषित कर दिया। दोस्तों जब दारा सिकोह को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो चारों भाइयों में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। तो ये चारों भाइयों में दोस्तों उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों शाहजहां ने जब दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो बंगाल में शाह सूजा ने तथा गुजरात में मुराद बख्श ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दोस्तों पहला तो यह है कि जब शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो चारों भाइयों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होने लगा। और दोस्तों दारा सिकोह को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद बंगाल में शाह सूजा जो वहाँ की सूबेदारी संभाल रहा था उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और गुजरात में मुराद बख्श जो दोस्तों सूबेदारी संभाल रहा था गुजरात की, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1658 ईस्वी। दोस्तों 1658 ईस्वी में बहादुर का युद्ध हुआ। दोस्तों 1658 ईस्वी में बहादुर का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों शाह सूजा और मुगलों की सेना के मध्य हुआ।
दोस्तों ये शाह शुजा और मुगलों की सेना के मध्य हुआ, या आप कह सकते हैं दोस्तों शाह शुजा और दारा शिकोह के मध्य हुआ। दोस्तों यहाँ पे ये मुगलों का नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था। तो 1658 ईस्वी में बहादुर का युद्ध शाह शुजा और मुगलों की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में दोस्तों हार कर शाह शुजा बंगाल वापस चला गया। तो दोस्तों बहादुर का युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ, इसमें शाह शुजा की हार हुई और दोस्तों मुगलों की सेना विजयी हुई थी। और इस युद्ध में हारने के बाद शाह शुजा बंगाल वापस चला गया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं 1658 ईस्वी। दोस्तों 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये युद्ध है। 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ? तो औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाएं वर्सेस दोस्तों मुगलों की सेना, और मुगलों की सेना का नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था दोस्तों। तो ये युद्ध औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेना और मुगलों की सेना के मध्य हुआ। दोस्तों इस युद्ध में मुगलों की सेना हार गई। दोस्तों ये धर्मट के युद्ध में मुगलों की सेना हार गई और इसमें विजय किसकी हुई? तो औरंगजेब और मुराद बख्श की जो संयुक्त सेनाएं थी उनकी हुई। उसके बाद दोस्तों 1658 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। दोस्तों 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाएं और दारा शिकोह के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी दोस्तों दारा शिकोह को की पराजय हुई और दोस्तों इसमें विजय कौन हुआ? तो औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाएं। उसके बाद दोस्तों 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर दिया दोस्तों। उसके बाद 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक आगरा के किले में कराया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो आगरा के किले में। कब कराया? तो 1658 ईस्वी में। और इसने दोस्तों मुराद बख्श, जो इसकी दोस्तों सहायता कर रहा था धर्मट के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, इसकी भी हत्या दोस्तों राज्याभिषेक के तुरंत बाद औरंगजेब ने करवा दी। तो मुराद बख्श की हत्या किसने करवा दी? तो औरंगजेब ने करवा दी। उसके बाद दोस्तों 1659 ईस्वी में खंजवा का युद्ध हुआ। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी युद्ध है। 1659 ईस्वी में खंजवा का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। दोस्तों ये युद्ध जो था औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। इसमें दोस्तों औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों अपने दो भाइयों की हत्या करके औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बाद दोस्तों 1659 ईस्वी में अजमेर के पास देवराई घाटी में देवराई का युद्ध हुआ। तो दोस्तों 1659 ईस्वी में खंजवा का युद्ध हुआ, जो दोस्तों औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब ने शाह शुजा की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों 1659 ईस्वी में अजमेर के पास देवराई घाटी में देवराई का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ और इस युद्ध में दोस्तों औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर कैद कर लिया या गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और दिल्ली ले जाकर 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या करवा दी। तो दोस्तों अपने तीनों भाइयों की हत्या औरंगजेब ने करवा के खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने आप को दोस्तों मुगल बादशाह इसने घोषित किया। तो दोस्तों एक बार इन युद्धों को फिर से देख लेते हैं कि उत्तराधिकारी के युद्ध किस तरीके से हुए हैं। तो 1658 ईस्वी में बहादुर का युद्ध हुआ और किसके मध्य हुआ? तो शाह शुजा और मुगलों की सेना। इसमें दोस्तों विजयी कौन हुआ? तो मुगलों की सेना विजयी हुई। उसके बाद दोस्तों 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और मुगलों की सेना के मध्य हुआ। इसमें दोस्तों मुगलों की सेना पराजित हो गई थी। उसके बाद दोस्तों 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ और ये दोस्तों औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेनाएं और दारा शिकोह के मध्य हुआ। इसमें भी दोस्तों दारा शिकोह की पराजय हुई। उसके बाद दोस्तों 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में बंदी बना लिया दोस्तों, और 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक आगरा के किले में कराया। और दोस्तों उसके बाद इसने क्या किया? तो मुराद बख्श की हत्या करवा दी। दोस्तों ये जितने भी उत्तराधिकारी के युद्ध हुए हैं आप लोग कहीं पर नोट कर लेना, नहीं तो आप भूल जाएंगे दोस्तों इसको, कि ये खंजवा का युद्ध दोस्तों। तो उसके बाद 1659 में खंजवा का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तों औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ। इसमें दोस्तों औरंगजेब ने शाह शुजा की हत्या कर दी। उसके बाद दोस्तों आगे 1659 ईस्वी में अजमेर के पास देवराई घाटी में देवराई का युद्ध लड़ा गया और इसमें दोस्तों औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित करके उसको गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले जाकर 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी। किसकी? तो दारा शिकोह की दोस्तों। उसके बाद औरंगजेब ने
दिल्ली में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने दिल्ली में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया और दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में कराया। तो दोस्तों औरंगजेब ने पहली बार राज्याभिषेक आगरा के किले में कराया, दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में कराया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं आगरा के किले में अपने बंदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 ईस्वी को, दोस्तों 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों शाहजहां का टाइम पीरियड क्या रहा, तो 1627 से 1658 ईस्वी तक। और शाहजहां की मृत्यु कब हुई, तो 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इसका मकबरा तो ताजमहल में ही इसका मकबरा है दोस्तों, ताजमहल में ही शाहजहां का मकबरा है दोस्तों। और शाहजहां की आत्मकथा दोस्तों शाहजहां की आत्मकथा क्या है, तो शाहजहां नामा है दोस्तों। और इसको दोस्तों किसने लिखा है, तो इनायत खान ने। शाहजहां नामा को किसने लिखा है, तो इनायत खान ने लिखा है दोस्तों अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, ये जितने भी मकबरे हैं आप लोग पढ़ के जाना एसएससी जीडी के एग्जाम में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शाहजहां नामा ये दोस्तों मुगल शासकों की आत्मकथा किसने लिखी है और किस भाषा में है, इसको भी आप लोग बिल्कुल रट के जाना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दोस्तों शाहजहां नामा किसने लिखी, तो इनायत खान ने लिखी दोस्तों। उसके बाद शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को दोस्तों शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां का पुत्र दोस्तों ये दारा शिकोह, अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे विद्वान था और इसे दोस्तों शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि लॉफ्टी फॉर्चून किसको कहा जाता है, तो लॉफ्टी फॉर्चून भी दोस्तों दारा शिकोह को कहा जाता है और शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी दारा शिकोह को जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।